खा लेना आप। धन्यवाद साहब। अंकिता, पापा, ये तो मेरी बीवी अंकिता की आवाज है। अरे बेटा, तुझे कोई वहम हुआ होगा। अरे मैं तुझे बताया था ना कि तेरी बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई है। अरे नहीं नहीं पापा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। पापा ये तो सच में अंकिता है। अरे बेटा, मुझे तो लगता है ना कि तू अंकिता के प्यार में पागल हो गया है। हर लड़की तुझे अंकिता नजर आती है। अरे अंकिता कैसे हो सकती है वो? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है। पापा आप वो सब छोड़िए, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अंकिता से पूछिए ना कि उसका ये हाल कैसे हुआ, उसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है। देख, मैं तो इससे बात करने वाला नहीं, और तू भी बात मत कर। चल चलते हैं यहाँ से, आजा। तो ठीक है, आप बात नहीं करेंगे ना तो मैं करूंगा बात। मैं पूछता हूँ उससे कि उसका ये हाल कैसे हुआ। सुनिए। जी साहब। मैंने आज से पहले आपको यहाँ पर देखा नहीं है। आपका कोई घर बार नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा कोई घर होता तो ऐसे मैं यहाँ पे सड़क में थोड़ी सो रही होती। देखिए, घर बार तो सबका ही होता है ना। और अभी आपकी उम्र क्या है और अभी से आप विधवा हो गई? जी साहब, पहले मेरा भी एक घर हुआ करता था, लेकिन मुझे वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। धक्के मार के बाहर निकाल दिया? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो साहब, मेरे देवर और मेरे ससुर ने मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके ससुर और देवर ने आपको धक्के मार के क्यों निकाला है घर से? वो क्या है ना साहब, हमारे पति बिजनेस मीटिंग की वजह से विदेश गए हुए थे और आते वक्त उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई जिसमें वो नहीं रहे। और जैसे ही ये बात मेरे ससुर देवर को पता लगी, तब उन सब ने मेरे को ताने देने चालू कर दिए कि ये सब जो भी हुआ है ना, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। कभी कहने लगे कि जो भी हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है, तू मनहूस है, और न जाने क्या क्या भला बुरा बोला है मुझे साहब। और साहब, उसी गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। तब से साहब मैं इसी तरीके से सड़कों में भटक रही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ देने वाले थे मेरे पति, अब वो मेरे साथ नहीं है। और साहब, मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने भाग के शादी की थी। मेरे घर वालों ने तो मेरे से बहुत पहले ही नाता तोड़ दिया था, तो घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपके पति जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम क्या था? जी साहब, राहुल शर्मा। इसका मतलब तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुम्हें यह कहा कि तुम्हारे पति की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई है। अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है अंकिता, क्योंकि तुम्हारा पति जिंदा है। आप यहाँ? आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी? आपको पता है आपके बिना मैं यहाँ वहाँ पागलों की तरह भटक रही थी। मुझे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली, तो आखिर में मैं सड़कों में ही रहने लग गई। और आपको पता है पापा जी ने मुझसे कहा था कि आपका प्लेन क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से अब आप इस दुनिया में नहीं रहे हो। मैंने वही सच माना था राहुल, और इन्होंने मुझे इतना सब कुछ सुनाया। कहने लगे कि तू मनहूस है, तू जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, तब से हमारे साथ बुरा हो रहा है। और ना जाने कितना भला बुरा सुनाया मुझे, और मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया राहुल। और राहुल, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। लेकिन राहुल, अब तुम आ गए हो ना, प्लीज प्लीज राहुल, अब मेरे को छोड़कर कभी मत जाना। अंकिता, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, उनसे तो बात कर लूं मैं। पापा, इधर आइए आप। क्या ये सब? आप तो कह रहे थे अंकिता किसी और से प्यार करती है और उसके साथ शादी करके भाग गई। आपने यही कहानी बताई थी ना मुझे जब मैं दुबई गया था तो। लेकिन क्या चल रहा है ये सब? और इसी वजह से आपने मुझे इसको ढूंढने से भी मना कर दिया। और क्या बोला आपने इसको? मेरी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। तो शर्म आनी चाहिए पापा आपको। अपने जीते जागते बेटे को मार दिया आपने। अरे इतना पत्थर दिल इंसान कब से बन गए पापा आप? अरे कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को जीते जी मार देगा? क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बोलिए कुछ। हाँ, मैंने किया ये सब। अरे तुझे मना किया था ना कि इस लड़की से शादी मत कर, मुझे लड़की पसंद नहीं है। लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं और अपनी मर्जी से इससे शादी कर ली।
मैंने तुझे हमेशा यही कहा था ना कि मैं अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवाऊंगा, लेकिन तूने अपनी मर्जी से इस लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुझे पता है सोसाइटी में लोग कैसी कैसी बातें करते थे, थू थू करते थे मेरे ऊपर। तो इससे पीछा छुड़ाने का मेरे पास एक ही तरीका था। मैंने कह दिया तू मर गया है और इसे घर से निकाल दिया। क्या गलत किया मैंने तेरे दिमाग में भी यही बात डाली कि तू जब बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया था ना तो तेरी बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई। अरे शर्म आनी चाहिए पापा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने अहंकार के चक्कर में अपने बेटे का ही जीवन खराब कर दिया। अरे मुझे आपने बताया कि अंकिता किसी और के साथ भाग गई, वो किसी और से प्यार करती है, और अंकिता को कि मैं प्लेन क्रैश में मर चुका हूँ। अरे मुझे शर्म आ रही है पापा, आपको बाप बोलते हुए भी। भला जीते जी अपने बेटे को कौन मार देता है? पापा एक बार उसकी हालत देखिए, आप देखिए उसकी तरफ। बेचारी मेरे रहते हुए एक विधवा की तरह रोड पर पड़ी हुई है, वो कोई सहारा नहीं है उसका। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका पति जिंदा है या मर चुका है। देख बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना कि इस लड़की से शादी मत कर, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन तुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए था ना। इसीलिए जो तरीका मुझे समझ में आया ना, मैंने बस वही किया, और इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास कोई तुझसे पीछा छुड़ाने का। और इसीलिए मैंने और जतिन ने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे बस बहुत बोल लिया आपने, अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। अगर ये आपकी बहू है और आपका इससे स्टेटस गिरता है ना, तो ठीक है, फिर मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। अंकिता और मैं कहीं और घर ले लेंगे। अरे कम से कम इतना ही सोच लेते, अगर आपकी कोई बेटी होती और आपकी बेटी को ऐसे कोई सड़क पे फेंक देता तो आपको कैसा लगता? देखिए पापा, अंकिता ने मुझसे शादी की है, घर छोड़कर आई है वो अपना, और मेरी जिम्मेदारी है वो। और एक बार तो मैं उसको खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता उसे मैं। चलो अंकिता, और आज से ना आपका एक ही बेटा है, करवा दीजिएगा उसकी शादी जहां आपका स्टेटस मैच हो जाए, क्योंकि अब हम तो नहीं रह सकते आपके साथ। जा रहा हूं मैं यहाँ से। चलो अंकिता। जतिन, फटाफट से पार्किंग से मेरी गाड़ी लेकर आओ, मेरे को लेट हो रहा है। सलाम साहब, अभी निकाल देता हूँ। ये कौन है? साहब, ये मेरी छोटी बहन है, आज ही गांव से आई है। नमस्ते करो साहब को। नमस्ते साहब। गाँव से आई है तो तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ साहब, सब कुछ सही है। दरअसल क्या है ना कि मेरी बहन की शादी है, तो साहब को पता लगा तो उन्होंने बोला कि एक बार बहन को लेकर आओ, हमको मिलना है। तो बस बड़े साहब का आशीर्वाद दिलवाने लेकर आया था इसको। अरे हाँ, उन्होंने बताया था मुझे कि इनकी शादी होने वाली है। वैसे पापा से मिलना है, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले मार्केट के लिए। अब वो शॉपिंग करके कम से कम 2-3 घंटे बाद ही आएंगे। तो कोई बात नहीं साहब, फिर जब तक साहब नहीं आते हम यहाँ पे कुर्सी पे बैठा देंगे इसको, और अगर यहाँ गेट पे कोई दिक्कत है तो कहीं पार्क में इंतजार कर लेगी। जब साहब आ जाएंगे तो मिलवा देंगे इसको। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी। वैसे ये बताओ, शादी की तैयारियां कैसे चली है? सब ठीक है ना? जी साहब, शादी की सारी तैयारी हो गई है, बस एक बार नौटरी का काम हो जाए तो इसको लेके गांव निकल जाऊंगा कल सुबह। शादी का नौटरी से क्या कनेक्शन? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना साहब कि शादी के लिए हमको घर गिरवी रखना है, और गांव में हमारा पक्का मकान है, तो नौटरी जाके पक्का कागज बनवा लेंगे जिससे घर गिरवी रख सके। तो बस इसलिए जाना है वहाँ पर। ये क्या, अभी तुम कह रहे हो शादी की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर ये क्या, तुम घर क्यों गिरवी रख रहे हो? हाँ साहब, तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन क्या है ना शादी में दहेज जाता है, तो दहेज के लिए वो घर गिरवी रखवाना है। वो क्या है ना, गाँव में दहेज दिया जाता है शादी में, तो बस इसलिए घर गिरवी रखवा रहे हैं हम। और हम तो मामूली से सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत सेविंग्स था वो सारा शादी की तैयारियों में लग गया। अगर हम घर गिरवी नहीं रखेंगे तो दहेज कैसे देंगे, इसलिए वो घर गिरवी रखवाना है हमें। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आज तक ये दहेज प्रथा बंद क्यों नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर वो लोग दहेज ले रहे हैं तो आप इनकी शादी वहां क्यों करवा रहे हो? अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। नहीं साहब, आप बात नहीं कर सकते। क्या ना, अगर आप बात करेंगे और लड़कों वालों को बात बुरी लग गई आपकी, तो कहीं शादी ना टूट जाए इसकी। क्या है ना, गांव में शादी टूटना बहुत अपमानजनक माना जाता है, समाज में पूरा नाम खराब हो जाएगा। और वैसे भी साहब आप नहीं जानते, दहेज देना कोई बुरा बात नहीं है हमारे गांव में, ये तो प्रथा है। गांव में सबको दहेज देना ही पड़ता है, इसलिए बस हम भी दहेज दे रहे हैं, कोई स्पेशल बात तो है नहीं। और वैसे भी साहब, गांव खेड़ा का बात आप कहाँ जानोगे। गांव में ना शादी टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, और हमारे पूरे परिवार में आज तक किसी की शादी भी नहीं टूटी। अगर हमारी बहन की शादी टूट जाएगी तो पूरे समाज में हम लोग की नाक कट जाएगी। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं उनसे बात ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन दहेज देने के लिए घर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पापा से बात करूंगा, वो तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे।
अरे नहीं साहब, आप हमारी मदद क्यों करेंगे? हम आपसे मदद नहीं ले सकते। देखिए, हमने बाहर से कर्जा उठा रखा है और वैसे भी मामूली सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं हम। अगर आपसे भी पैसा ले लिया तो फिर हम उस कर्जे को भरेंगे कैसे? आप और मालिक तो बस इतना कीजिए कि हमारी बहन को आशीर्वाद दे दीजिए कि उसका शादी में कोई खलल ना हो, इसका शादी बहुत अच्छे से हो जाए। और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे और साहब से। जतिन, कर दी ना वही छोटी बात। अरे तुम्हारा परिवार हमारा भी तो परिवार है ना। और वैसे भी शादी करवाना तो बहुत पुण्य की बात होती है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी जतिन, हमारे घर पे कोई काम होता है तो तुम बेझिझक कर देते हो ना। क्यों? क्योंकि तुम हमें अपना मानते हो। और अब जब तुम्हारी बहन की शादी है और तुम्हें पैसों की इतनी तंगी है तो हम तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकते क्या? और हम जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं वो अपना ही समझ के तो कर रहे हैं। और तुमने तो पराये वाली बात कर दी हमसे। और जो मेरे पापा है ना, वो तुम्हारी बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने गए हैं। साहब, आप लोग इतना कुछ क्यों कर रहे हो? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। अरे हम तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, आप लोग ठहरे बड़े आदमी, आप लोग हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं साहब? यार अभी इतना सब कुछ बताया तब भी समझ नहीं आई। तुम्हें अपना समझते हैं इसलिए कह रहे तुम्हें। और हाँ, पापा जो भी कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। पापा तो मदद कर ही रहे हैं, साथ में अगर कोई कमी पड़ जाए तो इन पैसों से पूरी कर लेना। जो भी सामान हो इससे खरीद लेना, ठीक है? और भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, पापा को तंग करने की जरूरत नहीं है। साहब सच में बड़े मालिक और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और बड़े मालिक के अंदर जो संस्कार है ना, वो आपके अंदर भी दिखते हैं। बड़े मालिक ने आपको भी बहुत अच्छे संस्कार दिए। वरना आदमी जब जवान होता है तो सबसे पहले उसके अंदर पैसों का घमंड आता है, लेकिन आपके अंदर 1 रुपए का भी घमंड नहीं है। सच में साहब, देखना आप दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे और बड़े मालिक भी आप पे गर्व करेंगे। एक भाई की दुआ है आपके साथ। सच में साहब, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। और मुझे जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आज कि मेरा भाई जहाँ पे काम करता है वहाँ पे उसको नौकर नहीं समझा जाता, बल्कि एक परिवार का सदस्य समझा जाता है। अरे बस बस, इतनी तारीफ भी मत करो, कभी मेरे अंदर घमंड आ जाए। जी ठीक है साहब। और एक बात, आज से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजेश को बोल दूंगा, कल से वही देख रेख कर लेगा। तुम अपनी बहन की शादी की तैयारियां करो और जब तक तुम छुट्टी पर हो उसके पैसे भी नहीं कटेंगे, ठीक है? तो बेझिझक होके जाओ और शादी की तैयारियां करो। हाँ, लेकिन शादी में आना आप लोगों को। चलो, नमस्कार सर। लाओ टिफिन दो। अगर तुम आज ऑफिस ही ना जाओ तो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसी हरकतें मत किया करो जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ तो। लाओ टिफिन दो। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने राहुल को? पता नहीं इनको क्या हो गया है, रोज ना मेरे पे गुस्सा ही करते रहते हैं। राहुल, वो क्या है ना, सब्जियां पूरी खत्म हो गई हैं, तो तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे क्या? हाँ चलो चलते। फटाफट रेडी हो जाओ तुम, फिर चलते। चेंज कर लूं? पर सही तो है राहुल, मेरे को इसी में कंफर्टेबल लगता है। और वैसे भी मार्केट तो जाना है मेरे को, पार्टी में थोड़ी जाना है जिसकी वजह से मेरे को चेंज करना पड़े। और यही ठीक है क्योंकि ये खुला है ना तो गर्मी नहीं लगती इसमें। और फिर वो भीड़े से कपड़े पहन लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। यही ठीक है। तुम्हें रेडी होना तो तुम रेडी हो जाओ। एक काम करो, राजू के साथ चले जाओ तुम, मेरे को कुछ काम है। राजू? लेकिन मैं राजू के साथ क्यों जाऊँ राहुल? आज तो तुम घर पर हो ना, और तुम हो मेरे पति, मैं उसके साथ क्यों जाऊं? और अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि ठीक है तुम रेडी हो रहे हो चलने के लिए, लेकिन अब मना करने लग गए। और वैसे भी तुम आज कुछ कर थोड़ी रहे हो, चलो ना। अरे ऑफिस में बॉस के साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है क्या? जाओ राजू के साथ चले जाओ, बोलो ना। राहुल पर अंकिता जाओ। हेलो हेलो। प्रियंका कैसी है? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। हाँ मैं भी ठीक हूँ। यार मैंने तेरे को कॉल इसलिए किया था ना क्योंकि तुझे पता है मेरे को ना राहुल पे शक हो रहा है। शक? क्यों? यार मेरे को उस पर ये शक हो रहा है कि शायद मेरे पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तूने उनको किसी लड़की के साथ देखा क्या? नहीं, मैंने उसको किसी लड़की के साथ देखा तो नहीं, पर तुझे पता है मैं उनसे जब भी कोई अपना काम करने के लिए कहती हूँ वो मेरे को मना कर देते हैं।
अरे तू आज का इंसिडेंट ले लेना। मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे साथ मार्केट चल लो, तो पहले तो कहने लगे ठीक है मैं चल लेता हूँ, तू रेडी हो जा। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मैं रेडी नहीं हो रही, मेरे को इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है, तो यार गुस्सा करने लग गए मेरे को और मना कर दिया। ऊपर से कह दिया कि राजू है ना जो हमारा नौकर है उसके साथ चली जा। मैंने उनको बोला भी कि राजू मेरा पति थोड़ी है, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरे को मार्केट ले जाना चाहिए और वैसे भी आज संडे है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, मेरे को ले चलो। तो मेरे को गुस्सा करके कह दिया कि नहीं चल जा, कमरे से बाहर जा। अब बताइए ये कोई अच्छी बात है? अरे तो जब वो कह रहा है कि रेडी हो जाओ तो तू रेडी हो जाती ना। और वैसे भी रेडी होकर के ही लड़कियां सही लगती हैं। अरे तो मेरे को एक बात बताना, इतनी पास के लिए कौन रेडी होता है? तेरे को तो पता ही है ना, सोसाइटी के जस्ट बाहर है मार्केट और मैं उसके लिए रेडी हूँ, मेकअप करूँ और मेरे को जब इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है तो वही ठीक है ना। इनको मेरे को रेडी करवाने की क्या जरूरत है यार? पहले मेकअप करो, फिर तेरे को पता है कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, चिपचिप हो रही है, गर्मी हो रही है यार, सारा मेकअप वैसे बह जाता है और वो टाइट टाइट कपड़े मेरे से नहीं पहने जाते। इन्हीं कपड़ों में सही लगता है मेरे को यार, 36 काम होते हैं यार, मेरे से नहीं हो रहा अब ये सब। और तेरे को पता है शादी से पहले कितना रोमांटिक थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, कितने चेंज हो गए हैं। ना तो मेरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ना मेरे को कहीं घुमाने लेके जाते हैं। शादी से पहले हर दूसरे दिन मेरे को कहीं घुमाने लेके जाते थे, अब बातें तो छोड़ो, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे को तो पक्का शक हो रहा है कि इनका ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अरे देख, अभी तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि राहुल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन अगर तू उसकी बात नहीं मानी और तू उसके लिए रेडी नहीं हुई तो यार मुझे ऐसा लगता है ना जल्दी उसका अफेयर पकड़ा जाएगा तेरे थ्रू। और वैसे भी अंकिता तेरी शादी हो रखी है और शादीशुदा औरत तो सजी सवरी ही अच्छी लगती है ना। अंकिता देख मेरी बात मान, आज से ना तू उसके लिए रोज रेडी हो, फिर देख वो कैसे 360 डिग्री एंगल चेंज करता है तेरे लिए। अंकिता, मेरा फोन लिया ना? लाई। अरे वाह, आज तो तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसे ही रोज सच सवर के रहा करो ना। सच में आज तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो तुम। आज तो मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। तुम बोलो तो मैं छुट्टी ले लूं ऑफिस से। अच्छा ये सब बातें बंद करो, ये लो अपना फोन और चुपचाप से ऑफिस जाओ, समझ में आया? ठीक है, लेकिन आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम दोनों डिनर पे चलेंगे, ठीक है? मैडम, पागल है क्या आप? आपने मेरे पैर पे पैर रख दिया, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी इसे कहते हैं बदतमीजी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की? अरे मैडम, आप हद पार कर रही हैं। मुझे हद सिखाएगा तू? 2 कौड़ी के मिस्त्री, तू ऐसे नहीं मानने वाला। मैं सोच रही थी एक लात खा करके ना तेरी औकात समझ में आ जाएगी तेरे को, लेकिन नहीं, इतना होने के बाद भी तू मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। एक काम करती हूँ, अभी के अभी ना सब सोसाइटी वालों को यहाँ पे बुलाती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ कि तूने मुझे छेड़ा है, मुझ पे गंदी नजर रखी है और बदतमीजी की है मेरे साथ। फिर देखियो तू, जब तू लोगों के लात घूसे खाएगा ना, फिर जाके तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं लड़की हूँ, तेरे को मेरे लात घूसों का असर तो हुआ नहीं होगा, लेकिन जब लोगों के लात घूसे लगेंगे ना, तब सारी की सारी ये बोलती बंद हो जाएगी तेरी। और फिर तू खुद सोच लियो कि ये वाला दर्द ज्यादा था या लोगों के पिटने के बाद तेरे को ज्यादा दर्द होगा। और बेटा उसके बाद भी लोग रुकने नहीं वाले, मेरे को पक्का पता है कि फिर वो ना पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस में जाकर के जो तेरी हजामत होगी ना, फिर तो तेरी अक्ल ठिकाने आनी ही है। अब तू खुद सोच ले कि तू कैसे बदतमीजी कर रहा है, वो भी मुझसे। मैडम जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अरे आप ही ने मेरे पैर पे पैर रख दिया और मैंने आपको जब बोला तो आपने मुझे लात मार दी, ऊपर से फिर चाटा भी मारा। अरे मैडम जी, मैं तो यहाँ पे गाड़ी ठीक कर रहा था ना, गलती तो आपकी है। एक तो आप गलती नहीं मान रहे, ऊपर से मुझे सुना रहे उल्टा। अबे तो तेरे बाप की जगह है क्या ये, या तेरे बाप की सड़क है ये जो तू यहाँ पे आकर के लेट गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर तेरे को गाड़ी ही ठीक करनी थी तो अपने गैराज में जाता ना, वहाँ पे तू लेटता पड़ता या कुछ भी करता, उससे मुझे क्या। लेकिन ये तो सड़क पब्लिक की है ना, तो पब्लिक तो चलेगी, तो अब वो तेरे ऊपर से जाए या साइड से जाए, उससे तुझे क्या मतलब? और एक सेकंड, अगर तेरे ये पैर फैलाने से मैं गिर जाती तो? बदतमीज आदमी, अगर मैं गिर जाती फिर मुझे चोट लग जाती ना, तेरा क्या जाता? वो तो मैं थी जो चुपचाप यहाँ से निकल गई। अगर कोई गाड़ी होती फिर वो तो तेरा पैर कुचल के चले जाती। तेरे को तो मेरा ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तू मुझे सुना रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रहा है।
और अगर लंगड़ा हो जाता ना तो ये लेट के गाड़ियां ठीक नहीं कर रहा होता, लेट के भीख मांग रहा होता, भिखारी। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू हमारी सोसाइटी के बाहर आकर के ये गाड़ी ठीक कर रहा है और तू मुझे से बदतमीजी कर रहा है। परमिशन है तेरे पास कोई? मैंने दिया उसे परमिशन यहाँ काम करने की। अच्छा, तो ये गाड़ी आपकी है? देखना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी ठीक कर रहा है कि लड़कियों को छेड़ रहा आते जाते। अभी पता है मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे देख के सीटी बजाने लगा, छेड़ने लगा। अब देख लो कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आपको कम से कम देखना तो चाहिए किसको बुला रहे हो आप गाड़ी ठीक करने के लिए। सब देख लिया मैंने सीसीटीवी में, कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा था और कौन छेड़छाड़ कर रहा था। वो बेचारा यहाँ पे चुपचाप काम कर रहा है, उसके पैर पर पैर रख के चले गए आप, जैसे वो कोई सड़क का कूड़ा हो। और जब उसने इस चीज का विरोध किया, उल्टा उसको लात मार दी, थप्पड़ मार दिया, घूसे मार दिया आपने। अरे आप में अकल नाम की चीज है कि नहीं है? अरे वो पैसे वाला नहीं है, गरीब आदमी है, तो इसका मतलब क्या सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा है क्या वो, जो आप उस पर पैर रख के चले जाओगी? और गलती मानने के बजाय आप उसको लात घूसे थप्पड़ मारे जा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अरे शर्मा जी छोड़िए ना, इन जैसे लोगों का क्या पक्ष ले रहे हैं आप? इन जैसे लोगों की कुछ औकात होती है, यही औकात होती है जो मैंने किया। और वैसे भी इन जैसे लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा। सही कह रही है आप, वो क्या बिगाड़ पाएगा आपका? लेकिन मैं हूं ना उसके साथ, मैं तो बिगाड़ सकता हूँ। जो आपकी सीसीटीवी फुटेज है ना मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, पूरे सोसाइटी वालों के पास ग्रुप में भेज देता हूँ। फिर उस वीडियो से जो बेइज्जती होगी ना आपकी, उससे आप खुद ही डील कर लेना। और इतना ही नहीं रुकूंगा मैं, इसके पैर पर पैर रख के गई है ना आप, इसको भी लेकर जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। क्यों भाई, करोगे ना कंप्लेंट इनके खिलाफ? हाँ सर, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करूंगा। ठीक है तो फिर चलो। अब नहीं नहीं शर्मा जी प्लीज मेरे को माफ करिए। वो क्या है ना, मैं घर से लड़के आई थी मम्मी के साथ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे यही दिखे, मैंने सारा का सारा गुस्सा इन भैया पे निकाल दिया। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो शर्मा जी। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगिए आप। जी भैया प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, पर प्लीज़ पुलिस में मत जाना। आपको पता है मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, अगर पुलिस में मेरी कंप्लेंट फाइल होगी ना तो भैया मेरा सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं दीदी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको माफ़ कर दिया। बस हम आपको यही बता रहे थे कि गलती आपकी है। देखिए, हम आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आप आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे और हमेशा अपनी गलती मानेंगे। देख लिया आपने, भले ही पैसे आपके पास ज़्यादा होंगे, लेकिन अमीर दिल से वही है। इतने थप्पड़ और लात घूसे खाने के बाद भी आपको उसने इतनी इजीली माफ़ कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। भले ही पैसे कम है उनके पास, लेकिन है तो वो भी इंसान ना, सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा नहीं है जो आप किसी के ऊपर भी ऐसे पैर रख कर चली जाएंगी। आज तो मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। जी सॉरी भैया।